हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम मैंडिंग वॉल्स के बारे में। दोस्तों, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो कंप्लीट डिटेल वीडियो नहीं थी। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में उस पोयम को समझेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उस पोयम को। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जो कि जाने जाते थे अपने रियलिस्टिक डिपिक्शन को, जो कि वो रूरल लाइफ पे करा करते थे। उनका काम ज़्यादातर एक्सप्लोर करता है थीम जैसे नेचर, ह्यूमन इमोशन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप को। उन्होंने मेंडिंग वॉल्स पब्लिश करी थी 1914 में अपने कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में। दोस्तों, मेंडिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग, फिक्सिंग कोई चीज़ जो कि टूट गई हो या ख़राब हो गई हो। ये जो पोयम है मेंडिंग वॉल, ये रिफ़र करती है एक ऐसी वॉल को रिपेयर करने में जो दो नेबर्स के बीच में है। ये जो पोयम है ये सिंबलाइज करती है ना केवल फिजिकल रिपेयर को उस दीवार के, बल्कि बॉर्डर थीम्स जैसे बाउंड्रीज, रिलेशनशिप और सोसाइटल कंस्ट्रक्ट को भी ये पोयम डिफाइन करती है। चलिए अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। पोयम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो पोयम है, ये स्पीकर और उनके नेबर के बीच की एक कन्वर्सेशन है। तो यहाँ पे स्पीकर और उनके नेबर के बीच में एक दीवार है। तो वो लोग हर साल आते हैं और इस दीवार को फिक्स करते हैं। तो शुरुआती लाइन में स्पीकर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं इस आइडिया को कि इस दीवार को कोई नेचर की फोर्स है जो कि तोड़ देती है, जो कि इस दीवार की एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। ये लाइन दिखाती है एक टेंशन को बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन मेड बाउंड्रीज, क्योंकि उन लोगों ने वो बाउंड्री बनाई है, इंसानों ने बनाई है। और यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कुछ नेचुरल एलिमेंट है, कोई नेचुरल फोर्स है। हो सकता है कोई हवा चल रही हो या फिर अर्थ का कोई मूवमेंट हो जिसकी वजह से ये दीवार बार बार गिर जाती है। हो सकता है नेचर भी नहीं चाह रहा कि ये दीवार यहाँ पे एग्जिस्ट करे। आगे वो बोलते हैं, दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। यहाँ स्पीकर बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये दीवार को उसकी ज़मीन के अंदर तक स्वेल कर देती है, खोखला कर देती है दीवार को, क्योंकि यहाँ पे फ्रोज़न अर्थ होता है। सर्दियों में ये दीवार जो है के नीचे जब पानी भरता है उसकी वजह से दीवार ख़राब हो जाती है। ये सजेस्ट करता है कि नेचर जो है एक्टिवली वर्क कर रहा है, ये दीवार एग्जिस्ट ना करे। एंड स्पिल्स द अपर ब्लॉडर्स इन द सन। दोस्तों, ब्लॉडर्स का मतलब होता है बड़ी बड़े पत्थर। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में थंबनेल पे लगा रखा है, वैसे पत्थर होते हैं बड़े बड़े, जिससे ये दीवार बनी है। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं जब ग्राउंड स्वेल करते हैं उसकी वजह से जो दीवार पे जो टॉप वाले पत्थर हैं वो रोल डाउन होते हैं, सन की लाइट में आते हैं और गिर जाते हैं। ये एक इमेजरी को इम्प्लाई करता है कि जो वॉल है उसको नेचुरल फोर्सेस डिसमेंटल कर रही हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। जो एक्शन है जो नेचर क्रिएट कर रही है, इसकी वजह से दीवार के बीच में गैप आ जाता है जिसमें आसानी से दो लोग आराम से गुजर सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए स्पीकर और उनके नेबर हर साल आते हैं। ये लाइन एम्फसाइज करती है कि जो बैरियर्स होते हैं वो टूट सकते हैं। दिस करती है एक सेंस ऑफ ओपननेस और कनेक्शन को। द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग। इस लाइन में स्पीकर शिफ्ट होकर नेचुरल एलिमेंट से हंटर्स पर। वो बोलते हैं कि हंटर्स भी इस दीवार को तोड़ सकते हैं। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जो ह्यूमंस हैं वो खुद भी दूसरों के डिस्ट्रक्शंस में पार्ट लेते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, सिर्फ नेचुरल फोर्सेस नहीं। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं इस लाइन में कि ऑलरेडी दीवार इतनी कमज़ोर थी और हंटर ने यहाँ पे आके उस पर एक और
कंट्रीब्यूशन दे दिया कि दीवार बिल्कुल ही टूट जाए। आगे वो बोलते हैं, आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं जब वो हंटर इस दीवार को डैमेज कर देते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे वापस आते हैं और इस दीवार को फिक्स करते हैं। मतलब कि स्पीकर अपने नेबर के साथ तो हर साल आते ही हैं, पर वो तभी भी आया करते हैं वो बीच में जब दीवार कोई हंटर तोड़ देता है। ये चीज़ दिखाती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को और डिज़ायर टू मेंटेन द बाउंड्री डिस्पाइट इट्स फ्लॉज। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। क्या स्पीकर बोल रहे हैं जो डैमेज हंटर्स ने किया है वो सिर्फ एक सिंगल स्टोन का नहीं होता कि आसानी से रिप्लेस हो जाए, एक भी पत्थर अपनी जगह पे नहीं होता। यहाँ पे हंटर्स आते हैं। ये लाइन इलिस्ट्रेट करती है हंटर के डिसरप्शन को, स्पीकर के एफर्ट्स को कि वो बार बार आके यहाँ पे वॉल को मेंटेन करते हैं, फिक्स करते हैं, रिपेयर करते हैं। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। स्पीकर यहाँ पे बोलते हैं कि जो हंटर का गोल होता है वो ये होता है कि वो रैबिट को ढूंढ सके, इसकी वजह से दीवार टूट जाती है बार बार। ये चीज़ शो करती है एक्शंस मोटिवेट होते हैं डिज़ायर से, चाहे उसके रिजल्ट कितने ही डिस्ट्रक्टिव हो। प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स, वो हंटर वो रैबिट्स किसके लिए लेते हैं, से वो अपने डॉग्स को सेटिस्फाई कर सके। ये चीज़ रीइंफोर्स करती है आइडिया की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है नेचर के अलावा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है जो कि डिस्ट्रक्शन नेचर की होती हैं, जिसकी वजह से ये जो वॉल है ये एक चैलेंज फेस कर रही है अपनी एग्जिस्टेंस का। ऑलरेडी नेचुरल एलिमेंट्स तो हैं जो इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं, दो लोगों के बीच की दीवार को तोड़ना चाहते हैं, बल्कि बाकी दूसरे ह्यूमंस भी हैं जो इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं। Gaps, I mean, no one has seen them made or heard them made. इस लाइन में स्पीकर क्लेरिफाई कर रहा है कि ये जो दीवारों के गैप्स हैं ये नेचुरल फोर्सेस और हंटर ने क्रिएट किए हैं। स्पीकर ये भी बोल रहा है कि किसी ने देखा नहीं है कि ये गैप्स कैसे क्रिएट हुए हैं, कि ना उस हंटर को आते हुए देखा किसी ने, या देखा कि नेचुरल फोर्स की वजह से दीवार टूटी है। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि क्रिएशन जो है साइलेंट है, अनसीन प्रोसेस है, हाईलाइट करता है एक मिस्टीरियस नेचर ऑफ चेंज को और डिके को। बट एट स्प्रिंग मैंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। इस लाइन में स्पीकर बताता है कि हम हर बार स्प्रिंग के टाइम पर आते हैं इस दीवार को रिपेयर करने। तब स्पीकर और उसके नेबर को ये दीवार में गैप्स मिलते हैं। ये लाइन एम्फसाइज करती है एक साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ को और इनविटेबिलिटी ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस को। मतलब कि वो दोनों जानते हैं कि हर साल दीवार टूटेगी और उन्हें ये दीवार आके रिपेयर करनी पड़ेगी और इस दीवार को टूटने से वो नहीं बचा सकते। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने पड़ोसी से बात की थी जो कि हिल की दूसरी साइड रहता है। ये एक्शन एम्फसाइज कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है सेंस ऑफ कम्युनिटी और कोलैबोरेशन को। ये दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस वॉल को मजबूत रखने में, उसे मेंटेन करने में। एंड ऑन अ डे वी मेट टू वॉक द लाइन। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि वो और उनके नेबर दोनों एक दिन को फिक्स कर लेते हैं कि इस दिन हम मिलेंगे और इस दीवार को इंस्पेक्ट करेंगे। वॉक द लाइन सजेस्ट करती है एक फिजिकल मेटाफोरिकल एक्सप्लोरेशन को बाउंड्रीज के, उस रिलेशनशिप के जो उन दोनों के बीच में है। And set the wall between us once again. और स्पीकर और नेबर दोनों ही लग जाते हैं उस वॉल को दोबारा से बनाने में, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइडेड रहे, वो सेपरेट रहे एक दूसरे से। ये लाइन रिफ्लेक्ट करती है एक रूटीन नेचर को, एक टास्क को और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को कि बाउंड्रीज को मेंटेन करना ज़रूरी है। We keep the wall between us as we go. जब वो चलते हैं स्पीकर और नेबर दोनों ध्यान में रखते हैं कि जो वॉल है वो हमेशा मेंटेन रहे उन दोनों के बीच में। ये चीज़ सिंबलाइज करती है फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस को उन दोनों के रिलेशनशिप के अंदर।
This emphasized the idea of boundaries, both literal and figurative. दोस्तों, अभी तक हमने जो पोयम पढ़ी है, आप सोच रहे होगे एक दीवार ही तो मेंटेन कर रहे हैं। नहीं, ये दो लोग, स्पीकर और नेबर, ये सिर्फ दीवार को मेंटेन नहीं कर रहे। ये प्रॉपर्टी की बात नहीं है सिर्फ, ये बात है कि दूसरे के इमोशन में, दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना हो और फ्यूचर में कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर उन दोनों के बीच में दूरियां ना आ जाए। इस वजह से ये ज़रूरी है कि उनके बीच में एक दीवार हो। आगे स्पीकर बोलते हैं, टू ईच द ब्लॉडर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, मतलब कि दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो स्टोन्स गिर गए हैं उसको साइड बाय साइड दीवार पे लगाए, एक साइड पे लगाता है और एक दूसरा दूसरी साइड पे। ये इलिस्ट्रेट करता है कि उन दोनों ने जो वॉल मेंटेन करने का, फिक्स करने का काम लिया है, दोनों इक्वली उसको बनाने में लगे हुए हैं। दोनों की इक्वल मेहनत है उस बाउंड्री को मेंटेन करने में। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। स्पीकर ऑब्जर्व करते हैं कि जो पत्थर गिरे हैं वो अलग अलग शेप और साइज के हैं। कुछ तो ऐसे हैं पत्थर जो ब्रेड की तरह है, ब्रेड के लॉफ की तरह हैं, और कुछ जो हैं वो बॉल्स की तरह हैं। ये ऐड करता है एक लाइट हार्टेड क्वालिटी को टास्क के, और रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्सिटी ऑफ स्टोन्स को, जो कि सिंबलाइज कर रही है डिफरेंस पर्सपेक्टिव का, अलग अलग ओपिनियंस का। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस। यहाँ पे स्पेल वर्ड इम्प्लाई करता है कि सम एफर्ट्स और मोस्टली मैजिकल कोई चीज़ थी जिसकी वजह से स्टोन्स प्रॉपरली फिट हो गए दीवार में, बैलेंस कर पा रहे हैं वो। ये लाइन सजेस्ट करती है कि जो दीवार वो रिपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल से नहीं रिपेयर हो रही है, बल्कि उसके लिए एक क्रिएटिविटी भी चाहिए, एक इंटेंशन भी चाहिए से रिपेयर करने का। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड। ये लाइन कैप्चर करती है एक प्लेफुल इंकैंटेशन को। यहाँ पे स्पीकर शायद स्टोन्स को बोल रहे हैं कि तुम जहाँ हो वहीं पे रुके रहना, ताकि दोबारा से ये दीवार ना गिरे। ये एम्फसाइज करती है चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग स्टोन्स को, और एक ह्यूमर के साथ बोल रहे हैं यहाँ पे स्पीकर, एक मजाक पे में। वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जब वो पत्थर उठा उठा के रख रहे थे, दीवार को मेंटेन कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे, तो उनके जो हाथ हैं वो रफ हो गए थे। ये चीज़ दिखाती है कि दोनों ने कितनी मेहनत की है। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि ये जो दीवार रिपेयर करने का काम है ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। सजेस्ट करते हैं कि ये कोई सीरियस टास्क नहीं है, ये तो हमारा रूटीन एक्टिविटी है जो हमें इंगेज रखता है। ऑन अ साइड इट कम्स अ लिटिल मोर। कर ये इंडिकेट करते हैं जब वो और उनके नेबर एक साइड की वॉल को चूज़ कर लेते हैं, वो एक टाइप का मिशन टाइप हो जाता है गेम के अंदर, वॉल को मेंटेन करने के लिए, उस बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए। आगे वो बोलते हैं, देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। स्पीकर यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं अपने डाउट को। वो बोलते हैं हमें इस वॉल की ज़रूरत है क्यों। ये क्वेश्चन रेस करता है कि जो वॉल्स वो मेंटेन कर रहे हैं, वो बाउंड्रीज जो मेंटेन कर रहे हैं, की ज़रूरत क्या है। उन्हें एक ओपननेस चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए कि क्यों मेंटेन कर रहे हैं। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। यहाँ पे इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं, जो स्पीकर और उनके नेबर के जो लैंड डिवाइडेड है, नेबर के लैंड में पाइन ट्रीज हैं और स्पीकर के लैंड पर एप्पल ट्रीज हैं। दिखाती है कि दोनों के अलग अलग लाइफस्टाइल है, दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट है। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस। यहाँ पे स्पीकर एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि उनके एप्पल ट्रीज नेबर के लैंड में कभी इन्वेड नहीं होते, कभी नहीं जाते। कि ब्रांचेस मतलब, ये लाइन एम्फसाइज कर रही है आइडिया को कि उस वॉल को मेंटेन करने के लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। उन्होंने बस उस लैंड को ऐसे ही डिवाइड कर रखा है। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम। स्पीकर ह्यूमरसली सजेस्ट करते हैं कि जो उनके एप्पल ट्रीज है
वो उसके लैंड को क्रॉस करके वो पाइन कोन्स नहीं खाते नेबर्स के ट्रीज के। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। स्पीकर इतनी देर से हमें बता रहे हैं उस वॉल के बारे में, वो वॉल उसके नेबर और उनके बीच में है। प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि कौन कौन से ट्रीज़ हैं। और उन्होंने जब पूछा कि ये क्यों है हमारे बीच में दीवार, नेबर से जब पूछा ये एप्पल ट्री तुम्हारे पाइन कोन्स ट्रीज को खा थोड़ना जा रहे हैं, तो नेबर ने सिर्फ इतना बोला, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। इसका मतलब है नेबर्स का जो रिस्पॉन्स है वो रिफ्लेक्ट करता है एक ट्रेडिशनल बिलीफ को कि जो बाउंड्रीज है वो इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। आगे एक पोएम की लाइन है, स्प्रिंग इज द मिस्चीफ इन मी एंड आई वंडर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। यहाँ पे स्पीकर एक प्लेफुल मिस्चीवियस अर्ज में है। जो स्प्रिंग है वो प्रमोट कर रहा है उस ट्रेडिशनल नॉर्म्स पे क्वेश्चन करने को। स्पीकर जानना चाहते हैं कि क्यों है ये दीवार हमारे बीच में। स्पीकर यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि मैं नेबर के दिमाग में ये डाउट डाल दूँ, ये आइडिया डाल दूँ कि ये दीवार का पर्पस क्या है। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, इजंट इट। यहाँ पे स्पीकर जो है क्वेश्चन बिगिन करता है। जो वॉल है वो प्रमोट करती है गुड नेबरली रिलेशनशिप को। दीवार क्या हमारे बीच के जो नेबरहुड है उसको मेंटेन कर रही है। दीवार की वजह से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। वेयर देयर आर काउस बट हेयर देयर आर नो काउस। यहाँ पे स्पीकर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो फेंसेस हैं टिपिकली एप्लीकेबल है कॉन्टास में जहाँ पे लाइफ स्टॉक तो इन्वॉल्व है, काउस तो इन्वॉल्व है, लेकिन कोई काउ है नहीं। जबकि नेबर का जो बिलीफ है, ट्रेडिशनल जो बिलीफ है इस वॉल को मेंटेन करने का, जिस वजह से वो मेंटेन कर रहा है इस दीवार को, वो सिचुएशन अभी हुई तो है नहीं, तो ये दीवार क्यों है बीच में। वो चीज़ हो जाए उसके बाद वो दीवार बनाते तो समझ में आता, पहले से दीवार बनाने का क्या मतलब है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉर आई आस्क टू नो। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं दीवार बनाने से पहले कि उन्हें कितनी अर्जेंसी है ये जानने की, ये बैरियर क्यों है उन दोनों के बीच में। समझना चाहते हैं वो इस बैरियर का, इस बाउंड्री का पर्पस, इसका इम्प्लीकेशन। वॉट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। यहाँ पे स्पीकर सोच रहे हैं इस दीवार का पर्पस। वो बोल रहे हैं कि क्या ये दीवार कोई वैल्यूएबल चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है या फिर कोई अनडिज़ायरेबल चीज़ को बाहर रख रही है। ये लाइन एक्सप्रेस कर रही है एक फिलोसफिकल इंक्वायरी को टू नेचर ऑफ बाउंड्रीज एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि क्या इस दीवार की वजह से जो ऑफेंड करने से बच सकते हैं एक दूसरे को। अंडरस्टैंडिंग या डिस्टेंस जो है इस दीवार की वजह से हमारे बीच में नहीं है, ये हमारे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। स्पीकर बोलते हैं, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट वांट्स इट डाउन। स्पीकर यहाँ दोबारा से बोलते हैं कि कोई तो फोर्स है जो नहीं चाहती ये दीवार रहे, ये दीवार एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं जो फोर्स है वो चाहती है कि ये दीवार हट जाए। आगे वो बोलते हैं, आई कुड से एल्व्स टू हिम। स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ अपने नेबर्स को बोलना कि हो सकता है ये एल्व्स हैं, मैथिकल बींग्स हैं जो इस दीवार को हटाना चाह रहे हैं। ये इंट्रोड्यूस करती है एक प्लेफुल टोन को, हाईलाइट करती है स्पीकर के इमेजिनेटिव नेचर को। बट इट्स नॉट एल्फ एग्जैक्टली, आई हैव रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। यहाँ पे स्पीकर इस आइडिया को डिसमिस कर देता है और बोलता है कि ये एल्फ्स नहीं है। ये चीज़ सजेस्ट करती है कुछ डीपर और मोर कॉम्प्लेक्स है इस प्ले के अंदर। इंडिकेट करता है कि जो डिज़ायर है वो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग है रादर देन सिंपलिस्टिक और फैंसीफुल वन। ताकि वो जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि क्या वजह है, लेकिन वो ये बात अपने तक रखते हैं, अपने नेबर को नहीं बताते। वो उनसे, नेबर से नहीं पूछते कि क्यों इस दीवार को खड़ा कर रखा है। ये इंडिकेट करती है स्पीकर के खुद के पर्सनल इंसाइट और रिफ्लेक्शन को। आई सी हिम देयर। स्पीकर यहाँ ऑब्जर्व करते हैं जो नेबर है वो रिपेयर करने में वॉल को लगे हुए हैं। ये इस्टेब्लिश करता है एक कनेक्शन जो नेबर और स्पीकर के बीच में है। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैब्स फर्मली बाय द टॉप।
वो जो नेबर है उसने स्टोन को टाइटली पकड़ रखा है टॉप से। ये सजेस्ट करता है उसके डिटर्मिनेशन और एफर्ट्स को। नेबर वो टास्क वॉल को रिपेयर करने का कितनी सीरियसनेस के साथ कर रहा है। इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि वो जो नेबर है दोनों हाथ में पत्थर उठाए हुए ऐसे ला रहा है जैसे कि कोई स्टोन एज के ज़माने का इंसान लाता था। जी सजेस्ट कर रही है कि जो नेबर है उसकी ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, वो पुरानी सोच रखता है, पुराने लोगों जैसा है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। कर यहाँ पे परसीव कर रहे हैं कि जो नेबर है वो डार्कनेस में मूव कर रहा है। ये चीज़ उन्होंने मेटाफोर के तौर पे बोली है कि जो नेबर है वो इग्नोर कर रहा है और वो अवेयर नहीं है। इग्नोरेंस और लैक ऑफ अवेयरनेस है नेबर के अंदर इस वॉल को लेकर। नॉट ऑफ वर्ड्स ओनली एंड शेड ऑफ ट्रीज। यहाँ पे जो स्पीकर डार्कनेस की बात कर रहे हैं वो रिफ़र करती है सिर्फ लिटरल वे में नहीं, एक सिंबॉलिक वे में भी अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्टिव के इशू से। जो नेबर है उसकी जो वर्ल्ड व्यू है वो काफ़ी लिमिटेड है, उसके काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है उसके ट्रेडिशनल और कस्टम को लेके। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग। ये जो लाइन नेबर बोलता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये उसके फादर ने उसे सिखाई है, उसके ट्रेडिशन में है ये चीज़। नेबर ने ये चीज़ लर्न करी है अपनी प्रीवियस जनरेशन से और वो इस चीज़ पे कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। नेबर कभी भी अपने बिलीव्स अपने ट्रेडिशन पे क्वेश्चन नहीं करेगा जो कि उसके फैमिली पर आज तक चलती आ रही है। बिलीव्स पे वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। यहाँ पे स्पीकर ये बोल रहे हैं एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल ही सेज अगेन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि नेबर इस बिलीफ से थॉट से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और गर्व महसूस करता है, तो वो कभी भी इस पे सवाल नहीं उठाएगा। नेबर दोबारा से बोलता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, जो इंडिकेट करती है कि ये फेंसेस ज़रूरी है नेबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। दोस्तों यही थी पोयम मेंडिंग वॉल, जिसमें स्पीकर और नेबर का जिक्र किया गया है कि वो दोनों एक वॉल को मेंटेन कर रहे हैं। हर साल करते हैं वो इस काम को, जहाँ पे नेबर की जो सोच है वो ट्रेडिशनल है और स्पीकर इस बात पे क्वेश्चन रखता है मन के अंदर। वो नेबर से जिक्र नहीं करता लेकिन वो सोचता है ये वॉल आखिर क्यों है, क्या मैं नेबर को की पर्सनल स्पेस में इन्वेड कर रहा हूँ या फिर मेरी कोई चीज़ जो है नेबर के लैंड प्रॉपर्टी पे जा रही है। ये सवाल स्पीकर के दिल में होते हैं, लेकिन जो नेबर है वो बार बार एक ही लाइन बोलता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अच्छी दीवारें अच्छे रिश्ते बनाते हैं नेबर्स के बीच में, चाहे उनके बीच में आपस में कोई भी बैर ना हो, कोई भी दुश्मनी ना हो, लेकिन ये दूसरे इंसान को समझाती है कि एक बाउंड्री मेंटेन करने से आप दूसरों को उनकी प्रॉपर्टी या उनके लाइफ में ट्रबल नहीं कर रहे हो। ऐसी सोच वो नेबर रखता है। दोस्तों ये सिर्फ दीवार की बात नहीं, ये ह्यूमन नेचर, रिलेशनशिप और बॉर्डर की भी बात है। जो कंट्रीज़ के बॉर्डर्स होती हैं उसका भी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये ज़रूरी है। एक तरफ नेबर ये ऐसी सोच रखता है और दूसरी तरफ स्पीकर सोचता है कि अगर ये दीवारें ना होती तो शायद रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे हो जाते, लेकिन नेबर का कहना है कि ये दीवारें ज़रूरी है ताकि एक इंसान अपनी लिमिटेशन जाने। दोस्तों यही थी वीडियो मेंडिंग वॉल की। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।